वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑफ बेलमेंट के बारे में बताता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो कि जैसे कि बेलमेंट, सिंपली पहले तो हम बेलमेंट का मतलब जानते हैं कि बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट में क्या होता है, जब भी कभी एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी एक मूवेबल प्रॉपर्टी किसी स्पेशल पर्पस या टाइम पीरियड के लिए देती है ताकि वह उससे किसी भी प्रकार का कोई पर्पस पूरा कर सके, ठीक है, तो वह चीज़ होती है बेलमेंट। इस बेलमेंट के अंदर क्या होता है, जब भी वह पर्पस या फिर टाइम पूरा हो जाता है तब जिस व्यक्ति ने उसे प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को सौंपी है उसे वापस देनी होती है, और जिस व्यक्ति ने को प्रॉपर्टी दी गई है उसकी भी ये लाइबिलिटी बनती है कि वह जैसे ही बेलमेंट का पर्पस पूरा होता है या टाइम पूरा होता है तो बिना मांगे उस प्रॉपर्टी को क्या करे, जिस व्यक्ति का स्वामित्व है उस व्यक्ति को वापस सौंप दे। ठीक है, देखो इसके जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन जो प्रोविज़न है मेनली वो 171 तक है। ठीक है, बेलमेंट ऑफ प्लेज के बारे में नहीं जाते हैं अभी। बेलमेंट ऑफ प्लेज से के अलावा इसके जो प्रोविज़न है वो 148 से लेकर 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दे रखे हैं। तो वन बाय वन अपन एक सेक्शन करते हैं। जैसे कि 148 कहता है कि बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन होगा और बेली कौन होगा। ठीक है, बेलमेंट का बेलर कौन होता है, जब भी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी जो संपत्ति होती है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वह दूसरे व्यक्ति को सौंपता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष पर्पस के लिए, ठीक है, या किसी भी पर्पस के लिए संविदा के द्वारा, तो उसे हम बेलमेंट कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी सौंप रहा है उसे हम बेलर कहते हैं, और जिस व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी सौंपी गई है उसे हम बेली कहते हैं, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम बेलमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष तिथि के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। ठीक है, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम बेलमेंट कहेंगे। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, वह बात करता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ऑलरेडी उस गुड्स के पोजीशन में है और बाद में वह व्यक्ति बेलमेंट के द्वारा उसे अपनी संपत्ति सौंपना चाहता है, तो उसी समय वह व्यक्ति तो बेलर बन जाता है और सौंपे गए व्यक्ति को बेली कह दिया जाता है, और इस पूरे को चाहे वह बेलमेंट के तौर पर नहीं हो तो भी उसे बेलमेंट के अंदर ही माना जाएगा। जैसे कि मान लो अगर एक व्यक्ति जो पहले से ही मेरा कोई लैपटॉप है, वो मेरा दोस्त आया और लेकर गया कि मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मैंने उसे दे दिया। ठीक है, बाद में मैं उसे बोल देती हूँ कि 1 महीने और रख लेना। ठीक है, तो उसी दिन से भले ही मैंने बेलमेंट के तौर पे उसे गिफ्ट नहीं किया है, सौंपा नहीं है, तो भी जिस दिन मैंने उसे बोल दिया कि इस स्पेसिफिक पर्पज तक रख लेना या फिर इस स्पेसिफिक डेट तक रख लेना, तो तभी मैं बेलर बन जाऊंगी और अगला व्यक्ति मेरा दोस्त बेली बन जाएगा, और ये पूरा क्या है, बेलमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन 149 की। सेक्शन 149 कहता है कि डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। ठीक है ना, बेली को चीज आप जब सौंप रहे हो अपनी संपत्ति, वो कैसे सौंपी जाएगी, तो किसी भी तरीके से बाय एनीथिंग आप सौंप सकते हो, या तो उसको सौंप सकते हो या उसका आशय है कि किसी और व्यक्ति को सौंपना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा दोस्त है, उसने अपने दोस्त को भेज दिया कि ठीक है तुम मेरे लिए वो लैपटॉप वहाँ से लेकर आ जाना। ठीक है, तो किसी अथराइज पर्सन उनको दे सकते हो या किसी और व्यक्ति को वह बताता है जिसका भी वो इंटेंशन है कि मुझे इसे सौंपना चाहिए, तो उसे आपने सौंप दिया किसी भी प्रकार से, एनीथिंग से, तो उसे कहा जाता है कि आपने उसको डिलीवरी दे दी, आपने उसको जो बेलमेंट के अंदर जो गुड्स है उसका क्या कर दिया, आपने परिधान कर दिया। ठीक है, अब आता है सेक्शन 150। 150 में ये बता रखा है कि बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल। ठीक है ना, बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि अगर उसकी गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मान लो उसने कोई कार दी और पता है उस कार के ब्रेक फेल है, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी बनती है कि बेलमेंट में देने से पहले वह क्या करे, जो उसके ब्रेक फेल है कार के उसके बारे में बताए। अगर वह नहीं बताता है, चुप रहता है, तो वहाँ पर अगर एक्सीडेंट होने से किसी भी प्रकार का अगली पार्टी को, बेली को अगर कोई लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। ठीक है, तो इसी में यही बता रखा है कि कोई भी मटेरियल फैक्टर अगर मान लो
बेलर को पता है कि उसकी संपत्ति के अंदर डिफेक्ट है और वो अवेयर है, ठीक है, उसको जानकारी है उस चीज़ की, तो उसे उसकी ड्यूटी बनती है कि वह क्या बताएगा, बेली को उस चीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। अगर मान लो अगर मान लो वह जानते हुए भी नहीं बताता है, ठीक है, तो वह डैमेजेस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन हायर के केस में, अगर मान लो हायर या कैरियज के केस में क्या होगा, अगर बेलर को पता है कि मेरी गुड्स के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं है और बाद में क्या होता है कि गुड्स में डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे कि उसको नहीं पता कि मेरी कार, वो हायर पे दे रहा है और उसको नहीं पता कि कार की जो इंजन है वो ख़राब है या ब्रेक फेल है या किसी और तरह की कार के अंदर मिस्टेक है, वो इस बारे में अवेयर नहीं है, फिर भी उसने दूसरे बी व्यक्ति को क्या दे दिया, हायर पे अपनी गुड्स दे दी, ठीक है, अपनी कार दे दी। तो अगर बी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, बी व्यक्ति का यदि मान लो एक्सीडेंट होता है, तो फिर बेलर यहाँ पर लाइबल होगा। बेलर ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि कार का इंजन खराब है या कार के अंदर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसने हायर के अंदर क्या दिया है, बेलमेंट किया है, ठीक है। बात आती है 151 में कि केयर टू बी टेकन बाय बेली, ठीक है। बेली कैसे करेगा, ये इससे रिलेटेड एक सेक्शन अपन ने आगे भी पढ़ा था, सेक्शन 70, ठीक है। कि फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे कि एक बेली की होती है, उपनिहिति की होती है, ठीक है। तो इसमें यही बात कह रखा है, जैसे कि सामान्य प्रज्ञावान वाला व्यक्ति, सिंपल प्रूडेंट वाला व्यक्ति अपनी चीज़ की देखभाल करता है, वैसे ही क्या करना है, जो बेलर है, बेलर के सामान की आपको क्या करनी है, देखभाल करनी है, ताकि उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वैल्यू है, उसमें किसी भी प्रकार की क्या ना हो, कमी नहीं हो, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा क्या करना चाहिए, ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी गुड्स की केयर करता है, सामान्य व्यक्ति भी करता है, वैसा ही ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति करता है, वैसे ही क्या करनी पड़ेगी, बेली को भी उसकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे आता है सेक्शन 152। 152 में बताया कि बेली वैन नॉट लाइबल फॉर लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग बेल्ट। अब बता रखा है इसमें कि बेली कब लाइबल नहीं होगा, बेली कब लाइबल नहीं होगा, जब मान लो उसने 151 के अधीन रहते हुए क्या करा है, गुड्स की पूरी प्रॉपर टेक केयर की है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार का लॉस हो जाता है बेलर को, तो उसके लिए वे लाइबल नहीं है। लेकिन अगर नेग्लिजेंस से, अगर उसकी नेग्लिजेंस से, लापरवाही से अगर किसी भी प्रकार से अगर उसको लॉस होता है बेलर को, तो उसके लिए वह क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन या जो भी डैमेजेस है वह देगा, ठीक है। तो इसमें बता रखा है जनरली तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन अगर 151 के अंदर उसने ड्यू अमाउंट ऑफ केयर नहीं की, तो फिर वह बेली क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। सेक्शन 153 है कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विथ कंडीशन। अगर मान लो बेली का कोई ऐसा काम है कि जो बेलमेंट जिस पर्पज से किया था, उस पर्पज से उसने क्या नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं किया, उन शर्तों का पालन नहीं किया, तो बेलर की इच्छा पर क्या होगा, ये वॉइडेबल होगा और वह इस बेलमेंट को समाप्त कर देगा, ठीक है। सेक्शन 154 है कि लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड टू यूज ऑफ गुड्स बेल्ट, ठीक है ना। अब क्या होता है, बेली को दी तो कार खुद के घूमने के लिए, और वह किसी और व्यक्ति को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर को या किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर रहा है, मतलब उसको उसकी राइड करवा रहा है, ठीक है ना। और उस कारण उससे किसी प्रकार का, भले ही प्रॉपर केयर रखते हुए भी अगर किसी प्रकार का लॉस हो जाता है, तो बेलर को वह लॉस की क्या करेगा, भरपाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने अनऑथराइज यूज़ किया है, दिया किसी और पर्पज से था, यूज़ किसी और पर्पज से किया, तो फिर बेली की लाइबिलिटी यहाँ पर बन जाती है कि वह बेलर को क्या देगा, क्षतिपूर्ति देगा, ठीक है। तो बेलर को क्या देगा, क्षतिपूर्ति देगा, अगर बेली क्या करता है, अनऑथराइज्ड यूज करता है। फिर बात आती है सेक्शन 155 की। सेक्शन 155 कहता है कि इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स एंड विथ बेलीज, ठीक है ना। अगर मान लो बेलर बेली ने, दोनों ने अपने अपने सामान को क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अगर बेली ने अपने बेलर के कंसेंट से अगर मिक्स किया है, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर इसमें जितना भी उनका जो भी पार्ट बनता है बेलर और बेली का, वे अपना अपना पार्ट लेने के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे, ठीक है ना। जो भी नया प्रोडक्ट बना है या जो भी चीज़ बनी है, उस प्रोड्यूस्ड गुड को लेने के लिए दोनों अपने अपने जो इंटरेस्ट उन्होंने मिक्स किया है, जिस भी इंटरेस्ट में, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो लेने के लिए हकदार हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो अगर कंसेंट से किया है तो दोनों दोनों अपना भाग ले लेंगे, ठीक है। अब 156 कहता है कि इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। अब मान लो जैसे कि ए व्यक्ति था और बी व्यक्ति था, ए ने बी को पेमेंट किया, ठीक है ना। तो बी ने क्या किया कि मतलब बिना ए के कंसेंट से अपनी जो 10 जो गेहूं की बोरियां थी वो कुछ अच्छी किस्म की नहीं थी, ठीक है ना, वो बेलर की जो अच्छी किस्म की बोरियां थी उनके साथ मिक्स कर दिया। तो अगर गुड्स मतलब सेपरेबल है, यहाँ पर अभी बोरी खोली नहीं गई है, ठीक है ना, सेपरेबल है, 10 बोरियां अच्छी वाली अलग दिख रही है, 10 बोरियां कम जो निचली कह सकते हो आप किस्म की है वो अलग दिख रही है। तो बेलर अपना सामान ले जाएगा, और अगर इसको सेपरेशन के जो खर्चे होंगे उसको भी कौन देगा, बेली देगा। साथ के साथ अगर किसी प्रकार की मतलब लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी कौन करेगा, हर्जाना कौन भुगतेगा, बेली भुगतेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने विदाउट कंसेंट क्या किया है, माल को मिक्स कर दिया, और माल ऐसा था कि सेपरेबल था, ठीक है ना। अब बात आती है 157 में कि मिक्सचर इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब क्या हुआ कि गुड्स को आप अलग नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो वो 2 बोरी बेलर ने दी, अच्छी क्वालिटी का आटा दिया 2 बोरी, ठीक है ना, और बेली के पास 5 बोरी खराब क्वालिटी का आटा था। उसने क्या करा कि आटे की बोरियां खोल के 2 किलो 2 बोरी और अपनी 5 बोरी के अंदर मिला दिया। अब पता कैसे चले, कैसे पता चले कि कौन सा आटा सारा ही खराब हो गया, ठीक है ना, या बराबर हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया आटा। तो अब यहाँ पर सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो जो भी लूज हुआ है विदाउट कंसेंट मिक्सचर किया और गुड सेपरेबल नहीं है, तो बेली के कारण, बेली के एक्ट के कारण जो भी लॉस हुआ है मिक्सचर करने से, वो बेलर को क्या करेगा, एज अ कंपनसेशन देगा, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 158 की, रीपेमेंट ऑफ बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। जो भी आवश्यक खर्चे, जो भी आवश्यक खर्चे बेलर ने बेली ने किए हैं बेलमेंट के अंदर बेल गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनका रीपेमेंट मांगने के लिए वो क्या करे, वो उसका क्या है, राइट है कि वह बेलर से कहेगा कि मैंने आपकी गुड्स की, बेल गुड्स की क्या करिए, रख रखाव करिए, तो आप क्या करो, मुझे रीपेमेंट करो, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 158। 159 कहता है कि रीस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिट्यूसली। देखो, इस सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले देखो एक एग्जांपल देखना। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है और वो मेरे से लैपटॉप मांगने आया, ठीक है, मैंने उसको 1 महीने के लिए लैपटॉप दे दिया, ठीक है। अब हुआ मैंने फ्री में दिया, बदले में मैं उससे कुछ नहीं ले रही हूँ, ग्रेटिट्यूसली दिया मैंने, ठीक है। ग्रेटिट्यूस का मतलब, क्योंकि बेलमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है ग्रेटिट्यूस और एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूस, ठीक है। ग्रेटिट्यूस के अंदर आप फ्री के अंदर आप क्या करते हो, बेलमेंट करते हो, जबकि नॉन ग्रेटिट्यूस के अंदर आप फ्री में नहीं, ठीक है ना किसी प्रकार का आपको पेमेंट करना होता है, समुदाय करना होता है। जैसे कि मान लो मैंने अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए किसी को दी, ठीक है ना, तो रिपेयरिंग का मैं खर्चा दूंगी तभी वह मेरे को वॉच वापस करेगा, तो ये नॉन ग्रेटिट्यूस पेमेंट है, ठीक है। और ग्रेटिट्यूस पेमेंट के अंदर मैंने किसी फ्रेंड को अपनी किताब पढ़ने को दे दी, ठीक है ना, बदले में मैंने उससे कुछ भी नहीं मांगा, तो ये ग्रेटिट्यूस पेमेंट है। तो अपन लैपटॉप वाला एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेरा एक फ्रेंड आया और उसने कहा 1 महीने के लिए आपका लैपटॉप मिलेगा, और मैंने बोला कि ठीक है आप ले जाओ, ठीक है, वो लेके चला गया। अब ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में क्या होता है कि मैं कभी भी अपना सामान वापस मांग सकती हूँ, ठीक है ना, मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं कभी भी मांग सकती हूँ, ये मेरा राइट होता है, ठीक है। मैंने 1 महीना पूरा होने से पहले 15 दिन में मुझे लगा कि कोई काम है, और मैंने उससे कहा फ़ोन करके कि मुझे मेरा लैपटॉप आप घर दे के वापस चल जाओ, ठीक है। उसने मेरे कहे अनुसार मेरा लैपटॉप वापस भी दे दिया, लेकिन अब तो किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। लेकिन अगर उसके उस जब उस लेंट गुड को दिया था, मतलब लैपटॉप को दिया था मैंने, और उस लैपटॉप को से उसने मान लो किसी जॉब के अंदर अप्लाई करने वाला था, या वो पढ़ाई कर रहा था और वो उसकी बीच में ही छूट गई, या उसको जॉब नहीं मिली, या जो भी उसका एक नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए मैं यहाँ पर क्या हो जाऊंगी, लाइबल हो जाऊंगी, ठीक है ना। गुड्स तो मेरे को वापस मिल जाएगी, मेरा लैपटॉप मेरे को वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसा कोई काम जो उसने जिस जिस टाइम मैंने उसके मन में थी कि लैपटॉप वो इस पर्पज से मांग रहा है, ठीक है, और मैंने पहले ले लिया और उसके कारण उसको नौकरी नहीं मिली, या किसी भी प्रकार का उसको नुकसान हो गया पहले ही गुड्स लेने से, तो उस गुड्स की क्षतिपूर्ति करने के लिए मैं क्या हो जाऊंगी, बेलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइबल हो जाएगा।
तो यही बात कहता है कि रीस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिट्यूसली, अगर ग्रेटिट्यूसली आपने किसी भी प्रकार का बेलमेंट के अंदर किसी माल को उधार में दिया है तो आप उसे वापस तो कभी भी ले सकते हो, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की अगर उसके अनुसरण में कोई कार्य होने से उसको नुकसान हो गया बेली को, तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। अब बात आती है सेक्शन 160 की। 160 कहता है रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है ना। जो भी आपने मतलब जो आपका बेलमेंट का पीरियड था, या फिर मान लो जो बेलमेंट का पर्पस था वो पीरियड भी पूरा हो गया, वो पर्पस भी पूरा हो गया, तब बेली की ये लाइबिलिटी बनती है कि वह क्या करे, उस माल का, जिस माल को एज ए बेलमेंट दिया गया था, उस माल को, उस बेल्ट माल को क्या करे, रिटर्न कर दे बिना मांगे, ठीक है ना। बिना मांगे क्या कर दे, रिटर्न कर दे। ये बेलर को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही उसका टाइम और पर्पस पूरा हो जाता है तब क्या कर रहे, बिना मांगे बेलर के ही बेले को रिटर्न करना होता है। ये कहता है सेक्शन 160। सेक्शन 161 कहता है कि बेलीज रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न, ठीक है ना। तो अगर गुड्स को क्या करना था, जैसे ही पर्पस पूरा होना था या टाइम पूरा होना था, तब क्या करना था, बेल्ड गुड्स को, ठीक है ना, जो भी गुड्स बेलमेंट के अंदर आई थी उसको बेली को लौटाना था। बेली ने क्या किया कि नहीं लौटाया, तो बेली फिर बाद के समय में अगर उस गुड्स की, अगर वो गुड्स नष्ट हो गया या उसकी वैल्यू डाउन हो गई या किसी भी प्रकार का उस गुड्स को नुकसान हो गया, तो उसके लिए वो बेलर को क्या देगा, कंपनसेशन देगा, वो बेलर के प्रति क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सेक्शन 162 कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट बाय डेथ, ठीक है ना। अगर मान लो फ्री के अंदर आपने बेलमेंट किया है, तो अगर बेलर या बेली दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो वो बेलमेंट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सेक्शन 163 कहता है कि बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, ठीक है ना। अगर बेलमेंट के अंदर कोई चीज़ दी है और फिर वह बेलमेंट में क्या होती है कि वह गुड बढ़ जाती है, जैसे कि मान लो बेली को क्या दिया, एक गाय रखने को दी, गाय के रख रखाव किया, महीना भर बीत गया और गाय ने एक बछड़े को जन्म दे दिया, ठीक है, या बाछी को जन्म दे दिया, जो भी है, ठीक है। तो गाय का जो बच्चा हुआ, उस बच्चे को वो बेली नहीं रोक के रख सकता, बेली ये नहीं कह सकता ये तो मेरे घर में पैदा हुई है तो मैं रखूंगा, नहीं। ये किसका था, स्वामित्व किसका था, बेलर का ही होता है, इसमें खाली पोजीशन ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। सेल और बेलमेंट के अंदर यही फर्क है, सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यहाँ पर पोजीशन ट्रांसफर है, और पोजीशन ट्रांसफर होने के कारण स्वामित्व तो किसका रहता है, बेलर का रहता है, तो बेलर का ही हक है कि जो गाय के साथ उसको बाछी भी लौटानी ही पड़ेगी, बेली नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो कोई भी इंक्रीज्ड प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा, बेलर को लौटाना पड़ेगा, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 163, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 164 कहता है कि बेलर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, बेलर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेली की तरफ, ठीक है ना। तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर मान लो किसी भी प्रकार से मतलब किसी भी जो होता है बेलर जो रेस्पॉन्सिबल है टू द बेली, किसी भी प्रकार का अगर लॉस होता है कि जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं था, ठीक है ना, उसको किसी भी प्रकार का ऐसा लॉस हो जाता है जिसके लिए बेली क्या नहीं था, एंटाइटल नहीं था, बेली को नहीं होना चाहिए था ऐसा लॉस, तो उसकी भरपाई करवा सकता है वे बेलर से, ठीक है ना। और अपनी जो गुड्स होता है वो गुड्स तो वापस ले ही सकता है, ठीक है ना, और किसी भी प्रकार की डायरेक्शन उसको दे सकता है, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 165 की कि बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, ठीक है ना। अब जहाँ पर एक ही गुड्स के क्या है, एक से ज़्यादा स्वामी हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसा बेली उनको डिलीवर कर देगा, ठीक है ना, जिस भी तरीके से डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है ना, जिस भी तरीके से निर्देश दिए जाते हैं, तीनों में से अगर मान लो तीनों में से कोई भी सहमत होकर कह देता है कि एक जने को क्या कर देना, सौंप देना माल, तो वह क्या कर सकता है कि अगर मान लो एक ABC 3 जॉइंट ओनर है, ठीक है ना, तो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो बेली किसी को भी क्या कर सकता है, माल का प्रदान कर सकता है, ठीक है ना, माल को सौंप सकता है, जब तक कि किसी भी प्रकार का कोई अदर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखी गई हो, ठीक है ना। अगर उसमें बता रखा हो कि माल ABC में से C को ही सौंपा जाएगा बेलमेंट समाप्त होने पर, तब तो C को ही सौंपा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं लिख रखा है तो किसी भी जॉइंट ओनर को क्या किया जा सकता है, माल की सुपुर्दगी वापस की जा सकती है। बात आता है सेक्शन
166 कहता है कि बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन री डिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। यहाँ पर ऑब्स्टेंसिबल ऑनर का सिद्धांत लगता है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑब्स्टेंसिबल ऑनर सेक्शन 41 ऑफ टीपी एक्ट कहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्स्टेंसिबल ऑनर क्या होता है कि दिखने में वह स्वामी लगता है लेकिन वास्तव में उसके पास टाइटल ही नहीं होता उस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, वो स्वामी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि बेलर ने किसी जिसके पास टाइटल नहीं है उस व्यक्ति को क्या कर दिया, बेलमेंट के अंदर उसे स्वामी मानकर गुड फेथ के अंदर उसको वापस उसकी संपत्ति मतलब जो गुड्स थी बेल्ड उसको वापस डिलीवर कर दिया, ठीक है ना, डिलीवर टू बैक देम, ठीक है। अब हुआ क्या, जिस भी हिसाब से उसको निर्देश दिए गए थे, अब बेलर की मतलब बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जो मेन जो ऑनर था, जो वास्तविक उसका स्वामी था, उसके प्रति उस टाइप से किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने गुड फेथ में जिस व्यक्ति के पास टाइटल नहीं था उस व्यक्ति को क्या कर दिया, वापस जो बेलमेंट के अंदर जो गुड्स थी उसको वापस सौंप दी, ठीक है ना। तो अब जो ओरिजिनल जो ओनर है उसके प्रति बेली की किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्स्टेंसिबल ओनर का डॉक्ट्राइन लगता है जो सेक्शन 41 टीपी एक्ट के अंदर भी बता रखा है। आगे आता है सेक्शन 167 कि राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड, ठीक है ना। थर्ड पर्सन का क्या राइट होता है कि वह अगर मान लो बेलर के अलावा अगर कोई तीसरे व्यक्ति कहता है कि नहीं ये पर्सन इसने भले ही बेलमेंट किया है लेकिन इसमें असली मतलब स्वामी मैं हूँ, या मान लो इसका असली इंटरेस्ट गुड्स का मेरा पास है, तो आप इस बेलर को ना सौंपते हुए इस प्रॉपर्टी को क्या करो, मेरे को सौंपो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी अदर पर्सन अगर कोई क्लेम करता है बेलर के अलावा तो वहाँ पर क्या कर सकता है, वह कोर्ट में एक एप्लीकेशन अपील लगा सकता है, कह सकता है कि इसकी डिलीवरी को आप रुकवाओ, ठीक है, बेलर को बेली ये संपत्ति न सौंपे, इसके लिए आप क्या कर दो, स्टे ऑर्डर ला दो, ये कोर्ट से वह एप्लीकेशन लगा सकता है। फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि टाइटल ऑफ गुड्स किसका है, मतलब असली स्वामी असली हकदार कौन है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी सेक्शन 167 में, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर थर्ड पर्सन अगर कोई क्लेम करता है तो वो कोर्ट में अपील करेगा, कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाएगी और कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि हु हैड द बेटर टाइटल ऑन द गुड्स बिल्ड, ठीक है। सेक्शन 168 कहता है कि राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मिस यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। फाइंडर ऑफ गुड्स कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 70 आईसीए के अंदर पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी कि अगर कोई फाइंडर ऑफ गुड्स होता है सेक्शन 70 के अंदर, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह क्या करेगा, एज अ बेली उसकी केयर टेक करेगा, उस सामान की क्या करेगा, एज अ बेली केयर टेक करेगा। अब उसी में ये है कि अगर मान लो फाइंडर ऑफ गुड्स है और वह क्या कर सकता है, वो वाद ला सकता है, मतलब सूट ला सकता है स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। अगर मान लो किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक रिवॉर्ड मतलब इनाम की घोषणा कर दी, ठीक है ना, कह दिया कि जिस भी व्यक्ति को क्या है मेरा माल मिलेगा या मेरा माल ढूंढ के लाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो फिर उस रिवॉर्ड को देने से वह व्यक्ति मना करता है सामने वाला, ठीक है, तो फिर वहां पर क्या होगा, बेली जो होगा या फाइंडर ऑफ गुड्स जो होगा वह क्या कर सकता है, सूट या वाद ला सकता है। इफ द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सूट the finder of goods has no right to sue the owner for compensation for travel expenses voluntarily incurred by। जो मतलब जनरली तो ये बता रखा है कि जो वॉलंटरली उसने अगर किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस किए हैं तो उसके लिए तो फाइंडर ऑफ गुड्स क्या नहीं कर सकता, सूट नहीं कर सकता, ऑनर से रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन वह प्रॉपर्टी को रिटेन तब तक करके रख सकता है जब तक कि उसको किसी भी प्रकार का कोई उचित कंपनसेशन है तब तक नहीं मिलता है, या फिर कोई स्पेसिफिक रिवॉर्ड घोषित कर रखा है वो नहीं मिलता है, तब तक वह प्रॉपर्टी को रिटेन करके रह सकता है, अपने पास रोक कर रख सकता है। ये सेक्शन कहता है 168। सेक्शन 169 है कि व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स कॉमनली ऑन सेल मी सेल इट, ठीक है ना। अब कब सेल करेगा, जब मान लो प्रॉपर्टी अगर पेरिशेबल नेचर की है और लगता है कि वो धीरे धीरे इस तरीके की है कि उसको अगर उसको रोक के रखा गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके मूल्य से ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब पूर्णतः नष्ट भी हो सकती है, या उसकी वैल्यू अभी तो मान लो 100 रुपये की है और आने वाले टाइम में 50 की 10 की रह जाए, ठीक है ना।
तो ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, या जनरली क्या लगता है इसमें पेरिशेबल नेचर की अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस पर ये लगता है, तब अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति को ऐसी गुड्स मिली है तो वह उसको क्या कर सकता है, अगर उसका ओनर नहीं मिल रहा है तो वह, और उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस लगाया है, उसको ढूंढने में पूरी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है, तो फिर वह क्या कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। फिर बात आती है सेक्शन 170 की। सेक्शन 170 और सेक्शन 171, ठीक है ना। सेक्शन 170 तो पर्टिकुलर लीन की बात करता है, जबकि सेक्शन 171 जनरल लीन की बात कहता है, ठीक है। लीन का मतलब होता है रोक कर रखना, ठीक है ना। अब बेली का राइट है कि वह क्या कर सकता है, बेल गुड को रोक कर रख सकता है। कब रोक कर रख सकता है, जैसे कि मान लो एक दर्जी है, ठीक है, दर्जी को आपने ये कोट सिलवाने के लिए दिया, ठीक है, और फिर बदले में आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो जब तक दर्जी को अपने उसके कोट सिलने के क्या नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला, तब तक वह आपका कोट रख सकता है। तो यहाँ पर दर्जी का क्या हो गया, पर्टिकुलर लीन हो गया। इसी तरीके से जनरल लीन की अगर सेक्शन 171 के अंदर बात करें कि इसमें क्या होता है, अगर मान लो बैंक वाले हैं या कोई अटर्नी है, ठीक है, अटर्नी भी यहाँ हाई कोर्ट का है, और कोई कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी और तरह का अटर्नी नहीं है यहाँ पे हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए। पॉलिसी ब्रोकर हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, या वार फिंगर्स हो सकते हैं, ठीक है। वार फिंगर वे व्यक्ति होते हैं जो बंदरगाह वगैरह या जो पोर्ट वगैरह में जो सामान लाने या ले जाने या गोदाम में रखने तक से सुरक्षित या पूरा मैनेजमेंट करते हैं, कि पोर्ट से बंदरगाह से किस तरीके से माल आएगा, किस तरीके से उनकी रख रखाव होगी, कहाँ से कहाँ तक कैसे ले जाया जाएगा, उन सब का देखभाल करने के लिए जो व्यक्ति रहते हैं उनको वार फिंगर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि अगर जनरल लीन में क्या होता है कि वह आपकी जितनी भी संपत्तियां हैं जो बेलमेंट के अंदर दी गई है, सभी को क्या है, रोके रख सकते हैं। मान लो जैसे आप और भी ट्रांजेक्शन के लिए रोके रख सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई एडवोकेट की, वकील की आपने फीस नहीं दी, उसके पास आपके खूब सारे दस्तावेज है, तो वो सभी दस्तावेज को रोक के रख सकता है जब तक कि आप उसकी फीस का भुगतान ना करें, ठीक है। ये तो होता है जनरल लीन। और पर्टिकुलर लीन के अंदर क्या होता है, जिस पर्पस जो मेन जो चीज आपने दी है, केवल उसी चीज को पर क्या कर सकता है, वह अपना अधिकार जमा कर रख सकता है जब तक कि उसको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात थी सेक्शन 1, जो आपका है सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 171, जो बेलमेंट की प्रोविजन के बारे में बात करता है। और इसमें बता रखा है कि जो बेलमेंट होता है वह मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस या टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, जिसमें होता मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। और मूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफाइन है वो जो आपका जो 27 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, उसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।